हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जो ब्रिटेन कभी भारत पर 200 सालों तक राज करता रहा, आज वही ब्रिटेन भारत की ताकत के आगे सिर झुका रहा है। वक्त का पहिया कैसे पलटता है, इसका सबसे बड़ा सबूत आज ब्रिटेन खुद बन चुका है। अब चाहे वहां किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, हर कोई भारत के एहसान को भूल नहीं पा रहा। इस वक्त ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार है और उसके प्रधानमंत्री ने भारत के साथ जो व्यापार समझौता किया है, उसने मानो ब्रिटेन की मरती हुई अर्थव्यवस्था को नया ऑक्सीजन दे दिया है। ब्रिटेन की हालत पिछले कुछ समय से इतनी खराब थी कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी थी और करोड़पति तक अपना देश छोड़कर भागने लगे थे। लेकिन अब तस्वीर पलट चुकी है, क्योंकि भारत ने हाथ बढ़ाया है, न सिर्फ व्यापार में बल्कि ब्रिटेन की सेना को मजबूत करने में भी। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट ट्रेनर अब ब्रिटेन की वायुसेना को ट्रेनिंग देंगे। जी हां, वही ब्रिटेन जो कभी हमारी सेना पर हुकूमत चलाता था, अब उसी भारत के सैनिकों से सबक सीखेगा। यह नजारा देखकर खुद ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी दंग रह गए। भारत की धरती पर कदम रखते ही ऋषि सुनक ने खुलकर कहा, भारत अब एक आर्थिक महाशक्ति है। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकार किया कि कई मामलों में भारत ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया है और यही तो भारत के लिए गर्व की सबसे बड़ी बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत अब 2028 में अपने क्रिकेट के माध्यम से ओलंपिक में भाग लेने जा रहा है और इस पर भी उन्होंने अपने खास अंदाज में बयान दिया। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी ऋषि सुनक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है और उसके बाद उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, जिसमें उन्होंने भारत पर कई रहस्यमयी और हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। और अब फिर से दुनिया की नजरों में भारत का जलवा छा गया है, क्योंकि इस बार बयान आया है ऑस्ट्रेलिया की पूर्व प्रधानमंत्री का। उन्होंने भारत की खुलकर तारीफ की है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को खुला झटका बताया है। उनका कहना था कि ट्रंप की सबसे बड़ी गलती यही है कि जो देश ओसामा बिन लादेन को छुपाकर बैठा था, अमेरिका उसके साथ रिश्ते सुधार रहा है और दूसरी तरफ भारत जैसे ताकतवर और भरोसेमंद देश से दूरी बनाकर चीन को मजबूत कर रहा है। फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन के अंदर भी भारत की तकनीक का जलवा फैल चुका है। भारत के आधार कार्ड की कॉपी करते हुए ब्रिटेन में जो नया ब्रिट कार्ड लॉन्च किया गया है, उसने पूरे ब्रिटेन की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सवाल यही है कि आखिर इस कार्ड का असली मतलब क्या है और इसके ऐलान के बाद वहां नया विवाद क्यों खड़ा हो गया है। अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात, ब्रिटेन में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, हर कोई भारत के साथ सहयोग चाहता है। भारत की तकनीक का इस्तेमाल अब ब्रिटेन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है। एक समय था जब कंजर्वेटिव पार्टी के सत्ता में आने पर विशेषज्ञों को लगा था कि भारत ब्रिटेन के रिश्ते ठंडे पड़ जाएंगे और ब्रिटेन शायद पाकिस्तान का साथ दे सकता है। लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, ब्रिटेन में चाहे लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव, हर सरकार भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहती है, क्योंकि अब दौर बदल चुका है। जो कभी भारत को अपना उपनिवेश कहता था, वही अब भारत की तकनीक, भारत की ताकत और भारत की सोच पर निर्भर होता जा रहा है। और अब फिर से एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है ब्रिटेन की राजधानी लंदन की, जो अब बन चुका है मोबाइल चोरी का नया ग्लोबल हब। जी हां, वही लंदन जो कभी दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता था, आज वहां मोबाइल चोरी का आलम ऐसा है कि आंकड़े खुद ब्रिटेन की साख पर सवार खड़े कर रहे हैं। आगे जानेंगे कि पिछले साल लंदन में कितने मोबाइल फोन चोरी हुए और वो सारे फोन आखिर कहां भेजे गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्रिटेन की पुलिस इस अपराध को रोक क्यों नहीं पा रही। अब सोचिए, जिसने कभी भारत को गुलाम बनाया था, आज वही ब्रिटेन खुद मोबाइल चोरों से परेशान है। एक तरफ भारत आर्थिक महाशक्ति बन चुका है, सुपर पावर की दौड़ में सबसे आगे निकल रहा है, वहीं ब्रिटेन अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को अब तक संभाल नहीं पाया। और फिर जानेंगे कि कैसे ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स की JLR कंपनी पर हुआ साइबर अटैक ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इस हमले का असर इतना गहरा था कि ब्रिटेन के अंदर 3 बड़े प्रोडक्शन प्लांट ठप पड़ गए। यह हमला न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन नेटवर्क को हिला गया। फिर करेंगे उस नाम की जिसने भारत की वित्तीय दुनिया में हड़थम मचाया था, नीरव मोदी। जी हां, वही नीरव मोदी जो इस वक्त लंदन की अदालत में बैठा रो रहा है, जबकि मोदी सरकार ने उसे किसी भी कीमत पर भारत वापस लाने के लिए अपनी अंतिम कोशिशें तेज कर दी हैं। और फिर बात होगी ब्रिटेन के उस फैसले की जिसने भारत को सीधा झटका दिया है। ब्रिटेन ने भारत में मौजूद रूसी समर्थित तेल कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब सवाल यह है कि इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा और भारत ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले समझते हैं कि ऋषि सुनक ने भारत को आर्थिक महाशक्ति क्यों कहा। तो पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने NDTV वर्ल्ड समिट में कहा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक वास्तविक आर्थिक सुपर पावर बन चुका है। उन्होंने बताया कि भारत ने टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और नवाचार के क्षेत्र में जो विकास दिखाया है, वो पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बन गया है। सुनक ने कहा कि भारत अब यूनाइटेड किंगडम को भी यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या में पीछे छोड़ चुका है, यानी भारत की स्टार्टअप ताकत अब पश्चिमी देशों से भी आगे निकल रही है। उन्होंने 2028 ओलंपिक में क्रिकेट के शामिल होने को भारत की वैश्विक सांस्कृतिक प्रभाव की निशानी बताया। सुनक ने यह भी स्पष्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए अमेरिकी टैरिफ भारत को कमजोर नहीं बल्कि और आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि भारत अपने बाजार, ऊर्जा नीति और तकनीकी क्षमता के बल पर खुद को दुनिया के आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है
उन्होंने कहा कि वैश्विक शक्ति समीकरण अब बदल चुके हैं और भारत अब इस नए बहुध्रुवीय युग का नेतृत्व करने की स्थिति में है, जहां हर देश अपने हितों की रक्षा कर रहा है, लेकिन भारत अपनी नीतियों से सहयोग और स्थिरता का नया मॉडल पेश कर रहा है। अब जान लेते हैं कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता दुनिया के लिए क्यों बड़ा संदेश है। तो ऋषि सुनक ने कहा कि हाल ही में हुआ भारत ब्रिटेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ एक आर्थिक सौदा नहीं बल्कि एक वैचारिक संकेत है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया व्यापारिक दीवारें खड़ी कर रही है, तब भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर साझेदारी का नया अध्याय लिखा है। इस डील से दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी, सुरक्षा और सेमीकंडक्टर सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा। सुनक ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम बायोटेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग में अग्रणी है, जबकि भारत कृषि और उत्पादन में शक्तिशाली है। ऐसे में दोनों की साझेदारी से नई इनोवेशन पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस समझौते से यह संदेश गया है कि भारत अब सिर्फ ट्रेड पार्टनर नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति है, जिसने पश्चिमी देशों को यह एहसास करा दिया है कि उसकी भागीदारी के बिना कोई भी वैश्विक समीकरण स्थिर नहीं रह सकता। सुनक ने यह भी कहा कि भारत की आर्थिक सफलता ने वैश्विक विश्वास को नया आयाम दिया है और अब हर देश भारत के साथ खड़ा होना अपनी प्राथमिकता बना रहा है। आइए अब जानते हैं कि मोदी और सुनक की मुलाकात क्यों चर्चा में रही। तो दिल्ली में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ये मुलाकात इसलिए खास रही क्योंकि ये केवल दो नेताओं की औपचारिक भेंट नहीं थी, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच नई समझ का प्रतीक थी। सुनक ने मोदी से मिलकर भारत की प्रगति और ताकत को करीब से महसूस किया और कहा कि भारत की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा अब पूरी दुनिया के सामने साफ दिख रही है। ये वही भारत है जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन था और आज उसी ब्रिटेन से आगे निकलकर एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। उन्होंने मोदी को अपना अच्छा मित्र बताया और कहा कि भारत की दिशा अब वैश्विक विकास का नया रास्ता तय करेगी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने शिक्षा, तकनीक, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने का निर्णय लिया, जिससे भारत ब्रिटेन संबंध आने वाले दशक में और गहराई से जुड़े रहेंगे। अब समझते हैं कि इस बैठक से भारत ब्रिटेन रिश्तों को कैसे नया मोड़ मिला। तो सुनक ने यह साफ किया कि दुनिया अब शीत युद्ध जैसी दो ध्रुवीय व्यवस्था में नहीं है, बल्कि एक बहुध्रुवीय दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां हर देश अपनी ताकत के दम पर विश्व अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। उन्होंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल ग्रोथ और आर्थिक स्थिरता जैसे विषयों पर मोदी से उनकी गहन बातचीत हुई। सुनक ने भरोसे, राष्ट्रीय संप्रभुता और आपसी सम्मान को भविष्य के सहयोग की असली बुनियाद बताया। अब समझते हैं कि टोनी एबट ने ट्रंप की गलती क्यों बताई। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ने साफ कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाकर बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने यह बात एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कही, जहां उन्होंने ट्रंप की नीति पर खुलकर सवाल उठाए। एबट का कहना था कि पिछले 20 सालों से अमेरिका ने भारत के साथ मजबूत आर्थिक रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने उस भरोसे को झटका दिया। उनका इशारा था कि अगर अमेरिका सच में अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है तो उसे भारत जैसे लोकतांत्रिक और स्थिर देश के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि पाकिस्तान जैसे अस्थिर और आतंकवाद प्रभावित राष्ट्र के साथ। एबट ने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ सहयोग का दिखावा किया, लेकिन असल में ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी को छिपा कर रखा। वहीं भारत ने हमेशा विश्व शांति और विकास के लिए जिम्मेदार भूमिका निभाई। इसी वजह से एबट ने कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी और आने वाले दशकों में भारत का प्रधानमंत्री पूरे मुक्त विश्व का नेतृत्व कर सकता है। ये बयान भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को रेखांकित करता है और बताता है कि दुनिया अब भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखने लगी है। अब जानते हैं कि भारत की ताकत और ट्रंप के टैरिफ का असर क्या है। तो एबट ने आगे कहा कि भारत अब चीन का एक मजबूत विकल्प बन चुका है। भारत में लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और अंग्रेजी भाषा जैसी 3 बड़ी शक्तियां हैं जो उसे विश्व पटल पर मजबूती देती हैं। उन्होंने बताया कि हर भारतीय शहर में नई सड़कें, एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार हो रहे हैं, जिससे भारत वैश्विक निवेशकों का नया केंद्र बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाकर रिश्तों में खटास ला दी। इस टैरिफ में रूस से तेल खरीदने पर 25% की सजा भी शामिल थी। एबट ने इसे अमेरिका की आर्थिक नीति की भूल बताया और कहा कि ऐसे कदम चीन के लिए रास्ता आसान करते हैं। उनका मानना था कि भारत पर भरोसा करना अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से अधिक फायदेमंद होगा। भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि आने वाले समय का वैश्विक नेता है जो अपनी गति, स्थिरता और दृष्टि से दुनिया को नया मार्ग दिखाने की क्षमता रखता है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीजल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीजल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि ब्रिट कार्ड क्या है और भारत के आधार से इसका क्या संबंध है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के आधार सिस्टम की तारीफ करते हुए
अपने देश में एक नई पहचान योजना की घोषणा की है, जिसका नाम रखा गया है ब्रिट कार्ड। उन्होंने मुंबई दौरे के दौरान इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी से मुलाकात की और भारत के आधार की सफलता के पीछे की तकनीक और रणनीति को गहराई से समझा। स्टारमर इस बात से प्रभावित हैं कि भारत ने महज 15 वर्षों में 1 अरब से ज्यादा लोगों को डिजिटल पहचान दी और इस प्रणाली ने बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच को कितना आसान बना दिया। ब्रिट कार्ड भी इसी मॉडल से प्रेरित है, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। ये कार्ड बायोमेट्रिक डेटा जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन का इस्तेमाल नहीं करेगा। ब्रिटेन इसे सबसे पहले केवल रोजगार क्षेत्र में लागू करेगा, ताकि गैरकानूनी रूप से काम करने वालों की पहचान की जा सके और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। स्टारमर इसे अपने देश की प्रशासनिक पारदर्शिता और कामकाज की दक्षता बढ़ाने का कदम मानते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ब्रिट कार्ड को लेकर ब्रिटेन में विवाद क्यों बढ़ रहा है। तो ब्रिट कार्ड के ऐलान के बाद ब्रिटेन में लोगों के बीच गोपनीयता को लेकर भारी बहस छिड़ गई है। विपक्षी दलों और कुछ लेबर सांसदों का कहना है कि सरकार इस योजना के बहाने नागरिकों की निजी जानकारी पर निगरानी रख सकती है। आम जनता को डर है कि यह पहचान प्रणाली सरकारी नियंत्रण का नया रूप बन सकती है। कई सर्वे बताते हैं कि ब्रिट कार्ड की लोकप्रियता लगातार घट रही है। हालांकि प्रधानमंत्री स्टारमर ने इस आलोचना को हल्के अंदाज में लिया और कहा कि यह सिस्टम लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा, जैसे भारत ने अपने नागरिकों के लिए किया। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि स्कूल एडमिशन या किसी फॉर्म के लिए बार बार बिल ढूंढने की झंझट खत्म हो जाएगी। फिर भी ब्रिट कार्ड अब ब्रिटेन में राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है, जहां एक तरफ इसे तकनीकी क्रांति कहा जा रहा है तो दूसरी तरफ इसे निजता पर हमला माना जा रहा है। आइए अब समझते हैं कि लंदन कैसे बना मोबाइल चोरी का ग्लोबल हब। तो लंदन में मोबाइल चोरी अब सिर्फ जेब कतरों का खेल नहीं रहा, बल्कि ये एक संगठित इंटरनेशनल बिजनेस बन चुका है। पिछले साल लगभग 80,000 मोबाइल चोरी हुए, यानी हर दिन सैकड़ों फोन गायब हो रहे हैं। पुलिस ने जब नॉर्थ लंदन में छापे मारे तो हजारों चोरी के फोन और लाखों पाउंड कैश बरामद किया। इससे खुलासा हुआ कि यह सारी चोरी एक बड़े नेटवर्क के जरिए की जा रही थी। चोर सड़क से फोन झपटते हैं, बीच वाले डीलर उन फोन को दुकानों में बेचते हैं और फिर वो फोन विदेश भेजे जाते हैं। ये नेटवर्क इतना गहरा है कि पुलिस ने हांगकांग तक फोन भेजे जाने का सबूत पाया, जहां चोरी के आईफोन को बैटरी के नाम से पैक कर एक्सपोर्ट किया जा रहा था। चीन और अल्जीरिया में ऐसे फोन लाखों में बिकते हैं, क्योंकि वहां चोरी के फोन ब्लॉक नहीं होते। यानी ब्रिटेन में बंद फोन चीन में खुलकर बिक रहे हैं। यही कारण है कि यह व्यापार अब सोने से भी ज्यादा मुनाफेदार बन चुका है। अब जान लेते हैं कि ई बाइक और पुलिस की कमजोरी ने कैसे बढ़ाया ये क्राइम। तो अब लंदन के मोबाइल चोर ई बाइक पर सवार होकर बिजली की रफ्तार से झपट्टा मारते हैं, बालकलावा पहनते हैं ताकि पहचान न हो सके और सड़क किनारे चलते किसी भी व्यक्ति के हाथ से फोन छीनकर भाग निकलते हैं। पुलिस के लिए इन्हें पकड़ना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक भरे शहर में पीछा करना जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस ने पाया कि चोर 1 से 1.5 मील लंबी एल्यूमिनियम फॉइल खरीदते हैं ताकि फोन का ट्रैकिंग सिग्नल ब्लॉक कर सके। यानी अब चोरी हाईटेक हो चुकी है। यही वजह है कि साल 2023 में जहां 64,000 फोन चोरी हुए थे, वहीं 2024 में यह बढ़कर 80,000 पहुंच गया। अपराधियों को पता है कि पकड़े जाने का खतरा बहुत कम है। पुलिस बल की कमी और लापरवाही ने इन्हें और हिम्मत दी है। अब पुलिस चाहती है कि लोग अपने फोन को ऐसे संभालें जैसे अपनी नकदी, क्योंकि लंदन की गलियों में अब सिर्फ 1 सेकंड में मोबाइल गायब हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ब्रिटेन ने वाडिनार रिफाइनरी पर पाबंदी क्यों लगाई और इसका असर क्या हुआ। तो ब्रिटेन ने गुजरात की वाडिनार ऑयल रिफाइनरी पर नई पाबंदी लगाई है, जिसे नायरा एनर्जी कंपनी संचालित करती है। ये कदम ब्रिटेन ने रूस की तेल आमदनी को कम करने के लिए उठाया है, क्योंकि उसका मानना है कि रूस अपने तेल व्यापार से युद्ध को आर्थिक रूप से चला रहा है। इस फैसले ने न केवल भारत बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा मंडी में हलचल मचा दी है। नायरा एनर्जी पर पहले भी यूरोपीय संघ पाबंदी लगा चुका है, लेकिन अब ब्रिटेन की ये कार्रवाई भारत के लिए सीधी चुनौती बन गई है। लंदन का ये फैसला भारत की उस नीति के खिलाफ जाता है जिसमें भारत ने साफ कहा था कि वो किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को मान्यता नहीं देता। ब्रिटेन का ये कदम ऐसे समय पर आया है जब भारत रूस से सस्ते तेल आयात करके अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बना रहा है, ताकि घरेलू बाजार में तेल की कीमतें स्थिर रह सकें। भारत को यह कदम इसलिए भी अनुचित लगा क्योंकि यूरोप और ब्रिटेन खुद रूस से ऊर्जा ले रहे हैं, और जब वही भारत करता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब समझते हैं कि भारत ने ब्रिटेन को क्या जवाब दिया और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होगा। तो भारत ने ब्रिटेन के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऊर्जा सुरक्षा किसी देश की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व का आधार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय कंपनियां पूरी दुनिया से तेल खरीदती हैं और यह पूरी तरह से बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऊर्जा व्यापार में डबल स्टैंडर्ड खत्म होने चाहिए, क्योंकि जब पश्चिमी देश अपने आर्थिक हित के लिए रूस से ऊर्जा लेते हैं तो भारत को ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। भारत ने ब्रिटेन को यह भी संदेश दिया कि उसकी कंपनियां अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेंगी और कोई भी देश इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। आइए अब समझते हैं कि टाटा मोटर्स की JLR कंपनी पर साइबर अटैक कैसे हुआ और उसका असर कितना बड़ा था। तो टाटा मोटर्स की ब्रिटिश कंपनी जगुआर लैंड रोवर पर अगस्त की 31 तारीख को हुआ साइबर हमला एक सामान्य तकनीकी गड़बड़ी नहीं, बल्कि एक विशाल औद्योगिक संकट बन गया। इस हमले ने ब्रिटेन के 3 बड़े प्रोडक्शन प्लांट सोलेहेल, वुल्वरहैम्पटन और हेलवुड को पूरी तरह से ठप कर दिया। कंपनी को रातों रात अपनी सभी फैक्ट्रियों का IT नेटवर्क बंद करना पड़ा ताकि नुकसान और न फैले। इस हमले के कारण न केवल उत्पादन रुक गया, बल्कि हजारों लग्जरी कारों की डिलीवरी भी रुक गई, जिससे कंपनी के डीलर्स, सप्लायर्स और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। करीब 30,000 से अधिक कर्मचारी सीधे प्रभावित हुए, जबकि 1 लाख से अधिक सप्लायर्स को भारी आर्थिक झटका लगा। ब्रिटेन की सरकार को दखल देना पड़ा, क्योंकि कई छोटे सप्लायर्स बंद होने की कगार पर पहुंच गए थे। इस बीच कंपनी को हर हफ्ते करीब 50 मिलियन पाउंड का नुकसान हो रहा था। ताकि सप्लाई चेन पूरी तरह से न बिखरे, कंपनी ने अपने पार्टनर्स को 300 मिलियन पाउंड से ज्यादा का भुगतान किया, जिससे बाजार का भरोसा कायम रहे और उत्पादन फिर से शुरू किया जा सके। अब जान लेते हैं कि इस हमले का असर ब्रिटेन से लेकर भारत तक क्यों फैला और टाटा की साख पर क्या असर पड़ा। तो यह साइबर हमला केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा, इसका झटका स्लोवाकिया, ब्राजील और भारत तक महसूस किया गया, जहां JLR के अन्य प्लांट स्थित हैं। कुल 33,000 से अधिक कर्मचारी और 2 लाख से ज्यादा सप्लायर्स अनिश्चितता में फंस गए। कंपनी को कई देशों में अपने सिस्टम्स बंद करने पड़े ताकि डेटा की चोरी या हैकिंग और न बढ़े। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई छोटे वेंडर्स को सरकार से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी, क्योंकि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर अचानक रुक गए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने दिखा दिया कि अब आधुनिक युद्ध केवल मिसाइल या बमों से नहीं, बल्कि कंप्यूटर नेटवर्क और सर्वर पर लड़े जा रहे हैं, जहां एक क्लिक पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकता है। यह हमला टाटा जैसी दिग्गज और विश्वसनीय कंपनी की साख पर भी गहरी चोट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि JLR ब्रिटेन की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है और इस हमले में देश के औद्योगिक आत्मविश्वास को भी झटका दिया है। चलिए अब जानते हैं कि लंदन की अदालत में नीरव मोदी ने क्या कहा और क्यों मच गया हंगामा। तो लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी पेश हुआ तो उसके एक बयान ने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि उसके प्रत्यर्पण केस में जल्द ही सनसनीखेज खुलासे सामने आने वाले हैं। ये वही नीरव मोदी है जो पिछले 6 सालों से ब्रिटेन की जेल में बंद है और भारत के इतिहास के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक यानी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। अदालत में उसने खुद अपनी पैरवी की और जज साइमन टिंकलर के सामने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा रही है। उसने ये भी बताया कि जेल में उसे ठीक से कंप्यूटर तक की सुविधा नहीं मिलती, जिससे वो अपने बचाव की तैयारी नहीं कर पा रहा। सुनवाई के दौरान वो कई बार भावुक भी हो गया और कहा कि जो लोग उसे दोषी बता रहे हैं वे एक दिन जेल में रहकर देखें, तब समझ आएगा कि वो किस तिथि से गुजर रहा है। अदालत ने उसकी मेडिकल दलीलों को सुनने के बाद भी मुकदमे पर रोक लगाने की उसकी मांग ठुकरा दी और कहा कि अब जनवरी 2026 में ये केस पूरी तरह से सुना जाएगा। अब समझते हैं कि नीरव मोदी के इस केस से भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में क्या असर पड़ सकता है। तो नीरव मोदी का ये केस अब एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि ब्रिटेन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने पुष्टि की है कि उसने अपने प्रत्यर्पण केस को दोबारा खोलने की अर्जी दी है। भारत की जांच एजेंसियां जैसे कि CBI और ED पहले ही उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश कर चुकी हैं। अदालत ने माना कि जेल प्रशासन उसकी स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान रखेगा और उसे 1 सप्ताह में कंप्यूटर की सुविधा दी जाएगी ताकि वो केस की तैयारी कर सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर यह सुनवाई नीरव मोदी के पक्ष में नहीं जाती तो उसकी भारत वापसी लगभग तय मानी जाएगी। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल ने पहले ही उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी थी और अब ये अंतिम कानूनी दौर है। भारत के लिए यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संदेश देगा कि चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।